आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनावी प्रचार में होंगे शामिल। अल्मोड़ा में जनसभा, बरेली और कासगंज के लोगों को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह आज कहां करेंगे जनसभाएं, सीएम योगी किन किन विधानसभा सीटों पर करेंगे प्रचार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज कहां करेंगे जनसभा। चुनावी राज्यों में आज होने वाले प्रचार से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी रैली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब 2 ही दिन बचे हैं। सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रखा है। इसी के तहत पीएम मोदी आज अल्मोड़ा के हेमवंती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जनता को संबोधित करेंगे। पीएम गुरुवार को श्रीनगर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अल्मोड़ा में पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन दस्ता भी तैनात किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज कासगंज की पटियाला में रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे। रैली के जरिए कासगंज के अलावा एटा, फर्रुखाबाद और बदायूं की 8 विधानसभाओं के लोग उनका संबोधन सुनेंगे। 89 जगहों पर एलईडी के जरिए लोग उनका संबोधन सुन सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बरेली और शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री बरेली की आंवला और शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा सीटों के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री आज उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बदायूं का दौरा करेंगे। सीएम योगी यहां बदायूं की सदर, दातागंज, बिलसी और शेखुपुर विधानसभा के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम की रैलियों को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। साल 2017 के चुनाव में यहां की बीजेपी ने 6 में से 5 सीटों पर कब्जा किया था। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घनसाली में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बौराड़ी स्टेडियम में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड की सभी सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए गोवा पहुंचेंगे और गोवा में वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। नड्डा पहले ही कांग्रेस को लेकर कह चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब सिर्फ राष्ट्रीय रह गया है। ये भारतीय परिवार पार्टी हो गई है और अब ये भाई बहन की पार्टी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। राहुल यहां के होटल नैन्यूटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। ओवैसी देवबंद में तिब्बिया कॉलेज मैदान के सामने और नकुड़ विधानसभा सीट के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। ओवैसी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज पंजाब पहुंच रहे हैं। दोनों संगरूर जिले के धुरी विधानसभा में पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान की जनसभा में शामिल होंगी। सुनीता केजरीवाल इलाके की महिलाओं से बात करेंगी। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है। यूपी में पहले चरण के लिए कितना हुआ मतदान? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने पहले चरण की कितनी सीट जीतने का दावा किया है? क्या उत्तराखंड में बागी बिगाड़ेंगे पार्टियों के समीकरण? और सिद्धू प्रचार छोड़कर दोबारा माता वैष्णो देवी की शरण में? चुनावी राज्यों में मचे चुनावी संग्राम से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। इसमें शामली जिले की कैराना सीट पर सबसे ज्यादा करीब 75% वोटिंग हुई है। वहीं गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर सबसे कम करीब 45% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैराना में भारी मतदान बीजेपी की जीत का आश्वासन दे रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 58 सीटों में से करीब 52 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 50 से 52 सीटों पर साइकिल और हैंडपंप का गठबंधन जीतने वाला है। उनके मुताबिक लखनऊ का चुनाव आते आते ही एसपी गठबंधन की सरकार बन जाएगी और पूर्वांचल में गठबंधन बोनस में रहेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने मताधिकार प्रयोग करने के बाद मीडिया से बात करते बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के ज्यादातर वोट कोको ले गई। कि बीजेपी की वोट तो कोको लेगी। कोको बहुत वोट लेगा चलेगी, पता चल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। इसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। दूसरे चरण में 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण का चुनाव सभी पार्टियों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर बागी उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। राज्य में इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों के नेताओं ने काफी तादाद में बगावत की है। दोनों ही दलों के कई नेताओं ने टिकट बंटवारे से नाराज होकर चुनावी मैदान में बागी बनकर ताल ठोक रखी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की आंतरिक कलह से जूझना पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा बनाने के फैसले को स्वीकार करने का दावा किया, लेकिन हफ्ते में दूसरी बार प्रचार अभियान को बीच में छोड़कर वैष्णो देवी के दर्शन करने चले गए हैं। सिद्धू अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। जेल से 21 दिन की फरलो पर छूटे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कहने को तो अपने गुरुग्राम के डेरे पर हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो वो डेरे के 45 सदस्यीय कमेटी से लगातार संपर्क में हैं, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंप सकती है। इसके बाद ही अनुयायियों को डेरे की ओर से वोटिंग के लिए निर्देश जारी किया जाएगा। डेरे का पंजाब के मालवा रीजन की करीब 69 सीटों पर प्रभाव है। WWE पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने राजधानी दिल्ली में कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान खली ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। चुनाव आयोग ने मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी के बजाय 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। पहले चरण में 38 सीटों पर जबकि बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई क्षेत्रीय दल मैदान में हैं। पीएम मोदी आज वन ओशन समिट को संबोधित करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में इमारत के 6ठे फ्लोर की छत गिरने से हादसा हुआ, महिला की हुई मौत। उन्नाव में 8 दिसंबर से लापता युवती का शव बरामद। और भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज। देश और राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो संदेश के जरिए वन ओशन समिट को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संबोधित करेंगे। वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस में किया जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार को शाम मल्टी स्टोरी इमारत की कई फ्लोर के छत गिरने से हुए हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग मलबे में दब गए। पुलिस के मुताबिक महिला का शव निकाला गया है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, दमकल और जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। गुरुग्राम में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी कर रहा हूं और सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। सीएम ने इमारत ढहने से जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्र पर तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लापता युवती के मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक 8 दिसंबर से लापता युवती का शव बरामद कर लिया गया है। युवती की हत्या का आरोप एसपी सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे पर लगा है। खुलासे के मुताबिक पूर्व मंत्री के बेटे ने आश्रम के कर्मी के साथ मिलकर युवती की हत्या की और शव को खाली पड़ी जमीन पर दफना दिया था। वहीं लापरवाही के आरोप में शहर कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत आज दोषियों को सजा तय करने के लिए दलीलों पर सुनवाई शुरू करेगी। गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इंडियन मुजाहिदीन की ओर से 2008 में किए गए सिलसिलेवार 21 धमाकों के 77 आरोपियों में से विशेष अदालत ने 49 को दोषी माना है। इन धमाकों में 56 लोग मारे गए थे, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ कार्रवाई की है। ईडी ने जांच के सिलसिले में अयूब की 1 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा राशि कुर्क की है। जांच एजेंसी ने निजी खर्चों के लिए डोनेशन के तौर पर मिले पैसों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गाजियाबाद पुलिस ने सितंबर 2021 की एफआईआर पर आधारित है। हैदराबाद में श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में श्रद्धालुओं के साथ साथ देश के गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। गुरुवार को 20 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, महासंप्रेक्षण, कुंभाभिषेक किया गया, तो वहीं प्रवचन मंडप में रामानुजाचार्य की पूजा और विद्वानों के प्रवचन भी हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समारोह में शामिल हुए।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पहले तो वनडे जीतकर रोहित शर्मा की अगुवाई में तीसरे मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप के साथ हराना चाहेगी। वहीं मेहमान टीम तीसरे वनडे को जीतकर अपनी साख बचाना चाहेगी। मैच दोपहर 1:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? कर्नाटक में फैली इस आग को किसने बताया पाकिस्तानी साजिश? हिजाब विवाद पर क्यों भड़की कंगना रनौत? और केशव प्रसाद मौर्य ने हिजाब के बहाने कैसे बोला विपक्ष पर हमला? स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर बढ़े विवाद से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 हिजाब विवाद। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है, जबकि अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले पर चिंता जताई है। कोर्ट देश में हिजाब और टोपी जैसी चीजों पर छिड़े बहस से हैरान है। मद्रास हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या धर्म? कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। कर्नाटक CFI के अध्यक्ष अताउल्ला कुजानाकट ने कहा है कि क्लासरूम में कैसे जाना है वो व्यक्तिगत मामला है, मौलिक अधिकार है। वहीं कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद छात्रों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए CM बसवराज बोम्मई ने राज्य में आगे भी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। अब स्कूल कोर्ट के फैसले के बाद ही खुलेंगे। कर्नाटक के उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने हिजाब विवाद के पीछे भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तानी साजिश का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक 12 लड़कियों को गुप्त स्थान पर जिहादी धार्मिक शिक्षा दी गई, जिसमें से 6 लड़कियां वापस आकर विरोध कर रही हैं। इधर 30th को ये इश्यू हो गया, 31st इमीडिएट पाकिस्तान का टीवी में आने लगा। कैसा मालूम हो गया पाकिस्तान का टीवी वालों को इधर का उडुपी का एक छोटा सा गाँव में इतना 6 लड़कियाँ बैठ रहे बोल के कैसा मालूम हो गया? पाकिस्तान के बाद तालिबान भी हिजाब विवाद में कूद पड़ा है। तालिबान ने कर्नाटक में हिजाब के लिए प्रदर्शन करने वाली मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया है। तालिबानी प्रवक्ता इनामुल्लाह समांगनी ने ट्वीट करके उनकी तारीफ की है। समांगनी ने कहा कि ये लड़कियां इस्लामिक मूल्यों के लिए खड़ी हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने धार्मिक मूल्यों के लिए दुनिया भर में कई तरीकों से बलिदान देती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिजाब को लेकर मचे बवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लेखक आनंद रंगनाथन के ईरान में महिलाओं की स्थिति को लेकर किए गए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का नहीं पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य के विधानसभा चुनाव में हिजाब विवाद मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे जानबूझकर चुनावी मुद्दा बना रखा है। मौर्य ने दावा किया कि विपक्ष यूपी में हिजाब को जितना बड़ा मुद्दा बनाएगा उतने ही कमल खिलेंगे। कोई विवाद का विषय नहीं, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा और MIM के ओवैसी ये सब इसको इशू बना रहे हैं, लेकिन जितने लोग इसको इशू बनाएंगे उतने अधिक कमल के फूल। कर्नाटक का हिजाब विवाद अब दिल्ली तक दस्तक दे चुका है। कल ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किए जाने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली में कर्नाटक भवन के पास मार्च निकाला। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले शाहीन बाग में भी कुछ लड़कियां हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरी और जमकर नारेबाजी की। अक्सर विवादों में रहने वाले दिल्ली के JNU से भी हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। JNU के करीब 200 छात्राओं ने कर्नाटक के मुस्लिम छात्राओं का समर्थन किया है। इन छात्राओं ने हिजाब पहनने से रोकने वाले राज्य और उसकी संस्थाओं को इस्लामोफोबिक और पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति का बताया है। तेलंगाना की MLC और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने हिजाब का समर्थन किया है। उनके मुताबिक हम चाहे जो भी पहने, हम हिंदुस्तानी हैं। महिलाओं को तय करने दिया जाए कि वो क्या पहनना चाहती हैं। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस की बात है। LIC का IPO कब होगा शुरू? सस्ते कर्ज की मोहलत पर बड़ी खबर क्या है? आप सभी फ्रंट फेसिंग पैसेंजर्स के लिए बेल्ट क्यों हुई अनिवार्य? मैन्युफैक्चरिंग, आयात निर्यात और कारोबार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए मनी। LIC अपना IPO लाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है। IRDAI ने LIC के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को मंजूरी दे दी है। इसके बाद LIC के जल्द ही अपना DRHP सेबी के पास दाखिल करने की उम्मीद है। सरकार अपनी कितनी हिस्सेदारी बेचने वाली है, इस बात का खुलासा DRHP दाखिल होने के बाद पता चलेगा। RBI ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी अभी आपको सस्ते कर्ज की सुविधा और 2 महीनों तक मिलती रहेगी। अप्रैल में होने वाली मौद्रिक समिति की बैठक में ही अब ब्याज दरों को लेकर कोई फैसला होगा। RBI ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं किया।
सरकार ने कार निर्माताओं के लिए कार में सभी फ्रंट फेसिंग पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट को अनिवार्य बना दिया है। ये नियम कार की मिडल और रियर रो के लिए भी लागू होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इस नियम को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है। ICICI बैंक अब क्रेडिट कार्ड पर सभी तरह के कैश एडवांस पर 2.5% ट्रांजैक्शन फीस वसूलेगा। बैंक ने लेट पेमेंट चार्ज में भी बदलाव किया है। ड्यू अमाउंट पर लेट फीस 100 रुपए से लेकर 1,200 रुपए तक होगी। RBI ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के डिजिटल वितरण की सुविधा के लिए इसके कई बार उपयोग की इजाजत भी दी है। RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने कहा है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल लोन पर दिशा निर्देश लाएगा। डिजिटल लोन पर कार्य समूह ने पिछले साल नवंबर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने सहित डिजिटल खर्च पर अपनी सिफारिशें दी थीं। सुझावों के आधार पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने नई वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम को शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए ग्राहक को 149 रुपए हर महीने खर्च करने होंगे। नई सेवा में 15 लोकप्रिय वीडियो ऐप्स के कंटेंट को एक जगह पर पेश किया जाएगा। सरकार ने ड्रोन के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ रिसर्च, रक्षा और सुरक्षा के मकसद से ही ड्रोन आयात किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग से मंजूरी भी लेनी होगी। ड्रोन के कलपुर्जों के आयात के लिए किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। DGFT ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन फैशन एंड ब्यूटी रिटेलर नायका का दिसंबर तिमाही मुनाफा 59% घटकर 28 करोड़ रुपए रह गया। इस वजह से कंपनी का शेयर 138 रुपए टूटकर 1,711 रुपए 95 पैसे पर आ गया। एक साल पहले इस दौरान कंपनी को 69 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। Money9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9Live को फॉलो करें तो Money9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका की चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट। रूस और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास ने कैसे बढ़ाई अमेरिका की चिंता? यूक्रेन के खिलाफ क्या है रूस का वॉर प्लान? और किसकी स्नाइपर के निशाने पर है पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिकी सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस 2 दिनों के भीतर यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन पर 9 अलग अलग रास्तों से हमला कर सकती है, जिसमें बॉर्डर से यूक्रेन की सेना को रौंदते हुए रूसी टैंक राजधानी कीव पर कब्जा जमा सकते हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को अंतिम चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन से जंग की आशंकाओं के बीच रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस के साथ खतरनाक सैन्य एक्सरसाइज शुरू की है। इसमें रूस के करीब 30,000 सैनिक शामिल हुए हैं। रूस की तरफ से इस अभ्यास में घातक S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई फाइटर जेट्स और टैंक शामिल हुए। अमेरिका ने इस एक्सरसाइज को तनाव बढ़ाने वाला करार दिया है। उसने इस पर लगातार नजर बना रखी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता हर मोर्चे पर दिखाई दे रही है। रूस की सेना यूक्रेन को 3 तरफ से रूसी बॉर्डर, बेलारूस और डोनबास से घेरने के बाद अब काला सागर की ओर से घेरने को तैयार है। रूस के 9 वारशिप काला सागर तक पहुंच चुके हैं। ये वारशिप बेहद तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस ने भूमध्य सागर से पहले ही कई घातक वारशिप तैनात कर चुका है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। इसमें राजनयिक मिशनों के लिए गए गैर जरूरी कर्मचारियों को भी यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया है। रूस का यह आदेश इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच कभी भी वार शुरू हो सकता है। रूस के सामने कमजोर दिख रहे यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी हथियारों से लदे 2 सैन्य विमान एक बार फिर राजधानी कीव पहुंचे। इसमें यूक्रेन को करीब 80 टन भार के हथियारों की सप्लाई की गई है। रूस से तनाव के बीच अभी तक ऐसे 10 अमेरिकी प्लेन हथियारों के साथ यूक्रेन पहुंच चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन भी लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। अब उसने यूक्रेन के लिए एंटी शिप मिसाइलें भेजी हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस को सख्त चेतावनी दी है। बोरिस ने कहा, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करने की मूर्खता करता है तो यूक्रेनी सेना लड़ेगी, जिसके बाद हर तरफ खून खराबा होगा। इस पर पलटवार करते हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देश हमें उपदेश देने की कोशिश न करें, इससे बातचीत बाधित हो सकती है।
चीन की चालबाजियों को दुनिया समझ चुकी है, इसलिए छोटे छोटे देश भी उसके खिलाफ सामने आने लगे हैं। उत्तर यूरोपीय देश लिथुआनिया ने चीन से विवादों को लेकर ताइवान को भरपूर समर्थन दिया है। इससे चीन को मिर्ची लग गई है। खिसियाए ड्रैगन ने लिथुआनिया से बीफ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया है। भारत के घातक राफेल फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट लाने वाला है। ये जेट पाकिस्तान में चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इस जेट की फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है। पाकिस्तान ने इसे 23 मार्च को अपनी मिलिट्री परेड के फ्लाई पास्ट में दुनिया के सामने पेश करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान अपने ही पाले आतंकियों से परेशान है। आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो हाईटेक स्नाइपर से पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर हमले कर रहा है। ये वीडियो दक्षिण वजीरिस्तान और बाजौर जिले का बताया जा रहा है। यहाँ TTP के स्नाइपर्स को एडवांस्ड थर्मल नाइट विजन कैमरे के साथ लंबी दूरी की राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।